हिमालय के पास में एक छोटा सा गांव था जिसका नाम शांतिपुर था। यह गांव हरे भरे खेतों, झरनों, पक्षियों की आवाजों से सजा हुआ था। यहाँ के लोग बहुत ही सीधे साधे थे। इस गांव में छोटे बड़े, अमीर गरीब का कोई फर्क नहीं था। बड़े से बड़ा साहूकार भी एक छोटे किसान के साथ बहुत अच्छे से घुल मिल कर बात करता था। इस छोटे से गांव की एक पुरानी गली में एक जर्जर सी हवेली थी, जिसकी दीवारों को देखकर लगता था कि बहुत सालों से इस पर पुताई नहीं हुई है, जिसकी खिड़कियों से अक्सर अजीब अजीब रोशनियां निकलती थीं। उस हवेली में रहते थे प्रोफेसर विक्रम शास्त्री। गांव वाले उसे पागल प्रोफेसर भी कहते थे। बच्चे उनकी हवेली के आसपास जाने से भी डरते थे। बूढ़े लोग कहते थे प्रोफेसर साहब दिन रात अजीब अजीब यंत्र बनाते रहते हैं, कभी कभी जोर जोर से बड़बड़ाते हैं और उनकी हवेली से धुएं के बादल निकलते हैं। लेकिन सच यह था कि प्रोफेसर विक्रम शास्त्री कोई पागल नहीं थे। वह एक बहुत ही ज्यादा प्रभावशाली वैज्ञानिक थे। उन्होंने देश के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से भौतिकी और गणित में डॉक्टरेट की थी। वे सरकारी प्रयोगशाला में काम करते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने महसूस किया कि शहर की भीड़-भाड़ और प्रदूषण में उनका मन नहीं लगता। उन्हें शांति चाहिए थी, एकांत चाहिए था, ताकि वे अपना सबसे बड़ा सपना पूरा कर सके। वह सपना था समय यंत्र बनाना, एक टाइम मशीन। प्रोफेसर विक्रम का मानना था कि समय एक नदी की तरह है, जो आगे भी बहती है और पीछे भी जा सकती है, अगर सही तकनीक हो। वे वर्षों से इस पर काम कर रहे थे। उनकी हवेली का एक बड़ा कमरा उनकी प्रयोगशाला था, जिसमें तरह तरह के यंत्र, तार, बैटरियां, कंप्यूटर और ढेर सारे कागज भरे पड़े थे। प्रोफेसर की उम्र कोई 60 साल के आसपास थी। वे अपना ध्यान बिल्कुल नहीं रखते थे। बस वो अपने काम में इतना खोए रहते थे कि उन्हें किसी चीज को करने का बिल्कुल ध्यान नहीं रहता था। उनके हाथों में हमेशा कोई न कोई औजार होता था। वे खाना भी भूल जाते थे, नींद भी भूल जाते थे। बस काम, काम और काम। गांव की सबसे बड़ी बुजुर्ग महिला दादी रत्ना कहती थी, अरे वो प्रोफेसर पागल नहीं है बच्चों, उससे डरा मत करो। बस उन्हें दुनिया से ज्यादा अपने काम से प्यार है। और सच में प्रोफेसर विक्रम का वह प्यार एक दिन रंग लाने वाला था। प्रोफेसर विक्रम ने समय यंत्र पर काम करते हुए लगभग 20 साल बीत चुके थे। उनकी टाइम मशीन दिखने में एक बड़ी धातु की कुर्सी जैसी थी, जैसे कोई पुराने जमाने का सिंहासन हो। उसके चारों तरफ चमकदार धातु के छल्ले लगे थे, जो एक खास गति से घूम सकते थे। कुर्सी के हत्थे पर एक कंट्रोल पैनल था, जिस पर कई बटन थे, एक डिजिटल स्क्रीन और एक समय घूमने वाला डायल था। उस डायल पर लिखा था समय निर्धारक। आप जितना साल पीछे या आगे जाना चाहते हैं, उतना डायल घुमाइए, बटन दबाइए और चले जाइए। वह दिन आखिरकार आ गया जब प्रोफेसर ने पहला सफल परीक्षण किया। उन्होंने मशीन पर बैठकर डायल को बस 5 मिनट आगे किया और बटन दबाया। एक तेज रोशनी, एक अजीब सी घर घर की आवाज। जब आंखें खुली तो घड़ी 5 मिनट आगे थी। प्रोफेसर की आंखें खुशी से भर आईं। प्रोफेसर को तो मानो विश्वास नहीं हुआ। उनके हाथ कांप रहे थे। वे उठे और जोर से बोले, यूरेका, यूरेका, मैंने कर दिया। उनकी आवाज सुनकर बाहर खेलते बच्चे भाग गए। उन्हें लगा पागल प्रोफेसर फिर चिल्ला रहे हैं, लेकिन प्रोफेसर को किसी की भी परवाह नहीं थी। उन्होंने अपनी डायरी में लिखा, आज 23 मार्च को मैंने समय यंत्र का सफल परीक्षण किया। यह यंत्र भविष्य और अतीत दोनों में जाने में सक्षम है, लेकिन मैं इसे केवल विज्ञान की सेवा के लिए उपयोग करूंगा।
या किसी के हाथ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि अगर गलती से भी किसी गलत इंसान ने इसका उपयोग कर लिया तो इतिहास बदल सकता है। प्रोफेसर ने मशीन को अपनी प्रयोगशाला में एक पुरानी चादर से ढक दिया ताकि कोई गलती से भी ना देख ले। उसी गांव में कुछ दूर पर एक टूटे फूटे मकान में रमेश रहता था। रमेश बहुत बड़ी उम्र का नहीं था। एक दुबला पतला, आंखों में हमेशा चालाकी की चमक और होठों पर एक झूठी मुस्कान रहती थी। वह गांव का जाना माना चोर था। हालांकि उसे कभी पकड़ा नहीं गया, लेकिन जब भी किसी के घर में कुछ भी गायब होता था, लोग एक दूसरे को आंखों से इशारा करते थे और कहते थे रमेश का काम होगा। रमेश का बचपन बहुत कठिन था। माँ बाप ने बचपन में ही साथ छोड़ दिया। वह एक चाचा के यहाँ रहता था जो खुद बहुत कंजूस था। रमेश को ना ढंग की पढ़ाई मिली, ना ही ढंग का खाना। जब वह बड़ा हुआ तो उसे लगा कि दुनिया में मेहनत से कुछ नहीं मिलता, चालाकी से ही मिलता है। उसकी यही सोच उसे चोरी की राह पर ले गई। लेकिन रमेश बहुत बड़ा चोर नहीं था। वह छोटी मोटी ही चोरियां करता था। किसी का पर्स, किसी के घर का सामान, किसी की दुकान से कुछ सामान ले लेना, बस इतनी ही उसकी सीमा थी। उसने कभी भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, कम से कम शारीरिक रूप से तो बिल्कुल नहीं। उस रात रमेश गांव की गली में घूम रहा था। उसकी जेब खाली थी। उसे किसी का घर देखना था जहां से कुछ मिल सके। तभी उसकी नजर प्रोफेसर की हवेली पर पड़ी। आज प्रोफेसर साहब गांव से बाहर गए हुए हैं। उसने सोचा, सुना है इसके घर में बहुत सारे अजीब अजीब यंत्र हैं, शायद कुछ काम का मिल जाए। रमेश ने इधर उधर देखा। गली सुनसान थी। एक भी इंसान नहीं दिख रहा था। चांद बादलों के अंदर छिपा हुआ था। उसने हवेली की पुरानी खिड़की खोली और वो अंदर महल में चला गया। जब रमेश अंदर घुसा था तब बहुत ही अंधेरा था। पहले कमरे में सिर्फ धूल और पुरानी किताबें थी। दूसरे कमरे में कुछ पुराने बर्तन और टूटी कुर्सियां। और तीसरे कमरे तक पहुंचते पहुंचते रमेश थोड़ा उदास हो गया था। यहाँ तो कुछ काम का नहीं मिलेगा। तभी उसकी नजर एक बंद दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे पर एक कागज चिपका था, प्रवेश वर्जित, खतरनाक उपकरण। रमेश मुस्कुराया। खतरनाक उपकरण माने महंगे उपकरण। उसने दरवाजा को धक्का दिया। वह बंद नहीं था। प्रोफेसर अक्सर इसे बंद करना भूल जाते थे, क्योंकि वो अपना ज्यादातर समय इसी कमरे में बिताते थे। कमरा किसी दूसरी दुनिया जैसा था। चारों तरफ तार, यंत्र, बैटरियां, कंप्यूटर स्क्रीन, दीवारों में गणित के समीकरण लिखे थे और बीचों बीच एक चादर से ढका हुआ कुछ। रमेश ने चादर हटाई। सामने थी वह धातु की कुर्सी, चमकते छल्लों के साथ। वाह, यह तो बहुत बढ़िया कुर्सी है। रमेश ने सोचा, लेकिन यह तो भारी होगी, इसे ले जाना मुश्किल है। उसने कंट्रोल पैनल देखा। डिजिटल स्क्रीन पर लिखा था, समय यंत्र 3.0 सक्रिय। यह क्या चीज है? रमेश ने डायल छुआ। डायल घूम गया और स्क्रीन पर नंबर बदलने लगे। वर्तमान से 6,50,000 वर्ष पूर्व। अरे यह तो खिलौना है। रमेश हंसने लगा। उसने बड़े बटन पर हाथ रखा। चलो देखते हैं यह क्या करता है। और उसने बटन दबाया। एक तेज रोशनी और एक भयंकर आवाज, जैसे हजारों बिजलियां एक साथ कड़क रही हों, और रमेश की आंखों के सामने सब कुछ गायब।
रमेश ने जब आंखें खोली तो उसे लगा वह सपना देख रहा है। वह कुर्सी पर बैठा हुआ था, लेकिन अब वह कुर्सी किसी प्रयोगशाला में नहीं बल्कि एक घने जंगल के बीचों बीच थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे, इतने ऊंचे कि आसमान दिखाई नहीं दे रहा था। पत्तियां इतनी बड़ी बड़ी जैसे छतरियां हों। हवा में एक अजीब सी गंध थी, मिट्टी, घास और किसी अज्ञात चीज की। ये कहाँ आ गया मैं? रमेश डर गया था। तभी जमीन हिलने लगी, जैसे कोई बहुत बड़ी चीज चलकर आ रही हो। पेड़ों के बीचों में एक छाया उभरी और रमेश की चीख गले में ही अटक गई। सामने खड़ा था एक टाइटेनोसोरस, एक विशाल शाकाहारी डायनासोर जिसकी गर्दन किसी क्रेन की तरह ऊंची थी। वह धीरे धीरे चल रहा था और पत्तियां खा रहा था। उसकी एक टांग रमेश की कुर्सी के बस 5 मीटर दूरी पर था। रमेश इतना डरा हुआ था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। ये सच है? उसने अपने आप में ही बड़बड़ाना शुरू कर दिया। तभी दूसरी तरफ से एक आवाज आई। यह आवाज पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। झाड़ियों को चीरते हुए निकला एक टीरेक्स, जिसकी विशाल आंखें चारों तरफ शिकार ढूंढ रही थी। टीरेक्स ने टाइटेनोसोरस को देखा, टाइटेनोसोरस ने टीरेक्स को देखा। फिर शुरू हुई एक भयानक दौड़। टाइटेनोसोरस भागा, जमीन हिली, पेड़ टूटे। रमेश खुद से बोलने लगा, मुझे यहाँ से जाना है, मुझे यहाँ से निकलना है। उसने डायल देखा, अभी भी 6,05,000 वर्ष पूर्व लिखा था। उसने डायल घुमाया, 300 वर्ष पूर्व पर आया। बटन दबाया, फिर वही रोशनी, फिर वही आवाज और रमेश गायब हो गया। जब रमेश की आंखें खुली तो वह किसी बाजार के बीचों बीच था, लेकिन वह बाजार आज का नहीं था। चारों तरफ मिट्टी के घर थे। लोग धोती कुर्ता और साड़ी पहने थे। बैलगाड़ियां चल रही थी। सड़क पर मिट्टी थी, पत्थर थे, कोई डामर नहीं था, कोई पक्की सड़क नहीं बनी हुई थी। मैं पुराने जमाने में आ गया। रमेश समझ गया। वह उठा और इधर उधर देखा। लोग उसे अजीब नजरों से देख रहे थे। उसके कपड़े आज के जमाने के थे और एक अजीब सी धातु की कुर्सी पर बैठा था। यह कौन है? एक बुजुर्ग आदमी ने पूछा। शायद कोई पागल होगा, दूसरे ने कहा। रमेश ने घबराया। उसने कुर्सी को ले जाकर एक गली में छिपा दिया। फिर वह बाहर निकला, यह देखने के लिए कि कौन सा जमाना है। वह एक बड़े महल के पास पहुंचा। महल की दीवारें ऊंची थी, सोने की नक्काशी थी। द्वार पर 2 सशस्त्र सैनिक खड़े थे। यह किसी राजा का महल लगता है। रमेश ने एक राहगीर से पूछा। यह किसका महल है भाई? महाराज भवानी सिंह का महल है ये, इस राज्य के स्वामी। राहगीर ने आदर से कहा। रमेश ने पूछा, और वे अच्छे राजा हैं? सर्वश्रेष्ठ, प्रजा के हित में दिन रात लगे रहते हैं। राहगीर ने उत्तर दिया। रमेश के मन में एक विचार आया। अगर महल के अंदर जाया जाए, क्या पता सोना चांदी मिल जाए। चोर की पुरानी आदत, लेकिन अंदर जाना आसान नहीं था। सैनिक बहुत सतर्क थे। तभी एक शोर उठा। चोर चोर, पकड़ो उसे। रमेश चौंक गया। रमेश ने सोचा कि लगता है मुझे किसी ने पहचान लिया, लेकिन ऐसा नहीं था। यह शोर महल के अंदर से आ रही थी, जो महल का कोषागार लूटकर भाग रहा था। सैनिक उस असली चोर के पीछे भागे। रमेश खड़ा था। उसने देखा एक चोर जब पकड़ गया तो उसे सबके सामने घसीटा गया। राजा के दरबार में उसे पेश किया गया। राजा ने कठोर आवाज में कहा, चोरी एक कायरता है। तुमने प्रजा के धन पर हाथ डाला है। इसकी सजा है 10 साल की कारागार।
उस चोर की आंखें नम थीं। वह गिड़गिड़ा रहा था। महाराज, मेरे बच्चे भूखे हैं, दया करो मुझ पर। तुम्हारी गरीबी का उपाय चोरी नहीं है। अगर तुमने मुझसे मांगा होता तो मैं तुम्हें काम देता, लेकिन चोरी का रास्ता चुनकर तुमने खुद को और अपने बच्चों को अंधकार में ढकेल दिया है। रमेश यह सब दूर खड़े होकर सुन रहा था। उसके सीने में कुछ चुभा। क्या यही मेरा भी रास्ता है? उसने सोचा। रमेश की आंखें भर आईं, लेकिन वह अभी भी बदला नहीं था। उसने सोचा, मैं तो पकड़ा नहीं गया, जब मैं पकड़ा जाऊंगा तब की तब देखेंगे। और वह अपनी कुर्सी की तरफ लौट गया। अगली बार रमेश पहुंचा एक भव्य दरबार में। उसकी छत, सोने की नक्काशी, सुगंधित धूप और बीचों बीच एक विशाल सिंहासन पर बैठा एक प्रतापी राजा। रमेश कोने में खड़ा था। कोई उसे देख नहीं रहा था। दरबार में एक मामला चल रहा था। एक गरीब किसान आया था, हाथ जोड़कर, कपड़े फटे थे। उसने कहा, हुजूर, एक जमींदार ने मेरी जमीन हड़प ली है। मेरे बच्चे भूखे हैं। दरबारियों ने हंसकर उसे देखा। कुछ ने कहा, यह तो हर रोज आता है। लेकिन राजा ने हाथ उठाया। चुप रहो सब। पूरा दरबार शांत हो गया। राजा ने उस किसान को पास बुलाया, उसकी बात ध्यान से सुनी। फिर उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और कहा, इस जमींदार को तत्काल दरबार में बुलाओ। किसान की जमीन वापस करो, और जो इंसान दूसरे की रोटी छीने वह किसी भी दरबार में सम्मान का पात्र नहीं है। किसान की आंखें भर आईं। वह सर झुकाकर बोला, आप ईश्वर के समान हैं हुजूर। आपने मेरी जमीन वापस दिलवा दी। एक किसान के लिए उसके जमीन से बढ़कर कुछ नहीं होता हुजूर। रमेश ने यह सब देखा और उसके मन में एक प्रश्न उठा। क्या मेरी चोरी ने किसी किसान की रोटी तो नहीं छीनी? क्या मैंने किसी गरीब के घर से सामान उठाया है? जवाब था हाँ। उसने कई बार गांव के गरीब लोगों के घरों में भी चोरी की थी। उसका सिर झुका था। तभी एक दरबारी उसकी तरफ आया। तुम कौन हो भाई? यहाँ कैसे घुस आए? रमेश घबराया और डायल घुमाकर फिर से चला गया किसी और दुनिया में। इस बार रमेश एक आधुनिक शहर में था, लेकिन यह शहर बहुत अजीब था। हर जगह कैमरे थे। हर इंसान के हाथ में एक छोटी सी चिप थी जो उसकी पहचान बताती थी, और स्क्रीन पर हर व्यक्ति का क्राइम स्कोर दिख रहा था। रमेश ने एक स्क्रीन पर अपना नाम देखा, रमेश चोर, ग्रेड ए अपराधी। उसके सीने में धक्का लगा। यह मेरा भविष्य है। पास में एक रोबोट पुलिस वाला आया। उसने रमेश को देखा। नागरिक पहचान करें। रमेश डर गया और पीछे हटने लगा। और तभी उसने देखा उसी स्क्रीन पर एक और नाम था, राकेश, सामाजिक कार्यकर्ता, सम्मानित नागरिक। राकेश, यह वही नाम था जो रमेश का बचपन का नाम था। उसकी माँ उसे राकेश बुलाती थी, मतलब था वह जो प्रकाश फैलाए। रमेश की आंखें भर आईं। मेरा नाम राकेश था। माँ ने मुझे रोशनी बनाने के लिए ही जन्म दिया था, लेकिन मैं क्या से क्या बन गया और खुद को चोर बना लिया। उसने वह स्क्रीन देर तक देखी। फिर उसने डायल घुमाया वर्तमान की तरफ। जब रमेश वापस आया तो वह उसी प्रयोगशाला में था, प्रोफेसर की हवेली में। बाहर सुबह की रोशनी आ रही थी। पक्षी चहचहा रहे थे। रमेश कुर्सी से उठा। उसके पांव लड़खड़ाए। वह दीवार से टिककर बैठ गया। उसके मन में बहुत सारी चीजें घूम रही थी।
जो पिछली यात्राएं किए उन सब का विचार मन में आ रहा था। डायनासोर का जमाना, राजा महाराजाओं का जमाना, अकबर का दरबार, भविष्य की दुनिया, ये सारी चीजें उसके दिमाग में घूम रही थी। रमेश फूट फूट कर रोने लगा। मैं क्या हूँ? मैं क्या बन गया हूँ? उसने प्रयोगशाला में देखा, सब कुछ वैसा ही था। उसने कुछ नहीं चुराया था। जो वह लेने आया था वह तो रह गया, और जो उसे मिला वह अनमोल था। उसने एक कागज उठाया और उस पर लिखा, प्रोफेसर साहब, मैं आपके घर में चोरी करने आया था, लेकिन आपकी मशीन ने मुझे कहीं और ले जाकर यह समझा दिया कि मैं क्या कर रहा हूँ वह गलत है। मुझे माफ करें। मैं वादा करता हूँ मैं चोरी नहीं करूँगा कभी। उसने वह कागज पे अपना नाम लिखा, रमेश, और ब्रैकेट में राकेश। उसने वह कागज प्रयोगशाला की मेज पर रख दिया। वह हवेली का दरवाजा खोलकर बाहर अपने घर की ओर चला गया। शाम को प्रोफेसर विक्रम वापस लौटे। हवेली का दरवाजा खुला हुआ था। वे सतर्क हो गए। अंदर जाकर उन्होंने देखा सब कुछ ठीक है, मशीन भी, यंत्र भी। लेकिन मशीन की स्क्रीन पर देखा, उसका टाइमर चला हुआ था। किसी ने इसे चलाया था। प्रोफेसर समझ गए। उन्होंने लॉग देखा, डायनासोर युग, मध्यकाल युग, अकबर का दरबार और भविष्य। प्रोफेसर हैरान रह गए। यह तो पूरा इतिहास घूम आया। तभी उनकी नजर कागज पर पड़ी। उन्होंने पढ़ा, उनकी आंखें भर आईं। यह मशीन मैंने विज्ञान के लिए बनाई थी, लेकिन इसने आज एक इंसान की जिंदगी बदल दी। प्रोफेसर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने डायरी खोली और लिखा, आज मेरी मशीन का सबसे बड़ा प्रयोग हुआ, एक चोर को अच्छा इंसान बनाने का। फिर वे बाहर निकले और गांव के मुखिया के पास गए। मुझे एक आदमी की तलाश है, रमेश नाम का। मुखिया ने कहा, वह तो गांव का मशहूर चोर, मतलब एक बेरोजगार युवक है। प्रोफेसर बोले, उसे मेरे पास भेजो। मुझे प्रयोगशाला में एक मददगार चाहिए। अगले दिन रमेश प्रोफेसर के सामने खड़ा हुआ था, सिर झुकाए। मैंने आपके घर में चोरी के इरादे से घुस आया था। रमेश ने उन्हें अपनी पूरी कहानी बता दी। मुझे पता है, प्रोफेसर साहब ने कहा, और मैंने तुम्हें इसीलिए यहाँ बुलाया है। रमेश ने हैरानी से देखा। मेरी प्रयोगशाला में काम है, साफ सफाई, सामान लाना ले जाना और थोड़ा सा सीखना। मुझे एक ईमानदार मददगार चाहिए। क्या तुम आओगे? रमेश का गला भराया। मैं ईमानदार नहीं हूँ प्रोफेसर साहब। नहीं थे, लेकिन अब बन सकते हो। रमेश ने प्रोफेसर की आंखों में देखा। उसमें कोई नफरत नहीं थी, कोई तिरस्कार नहीं था, सिर्फ विश्वास था। ठीक है, रमेश ने कहा, मैं आऊंगा। उसी दिन से रमेश प्रोफेसर का सहायक बन गया। रमेश को प्रोफेसर के पास काम करते करते लगभग 1 महीने बीत चुके थे। जब पहली बार प्रोफेसर ने उसे तनख्वाह दी, रमेश ने उन पैसों को देर तक देखा। यह मेरे हैं, सच में मेरे। और उसने उन पैसों से एक अनाथ बच्चे को खाना खिलाया। जैसे जैसे रमेश बदला, गांव ने भी देखा। पहले लोग शक करते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देखा कि रमेश सुबह प्रोफेसर साहब की हवेली जाता और शाम को अपने घर वापस आता। वह बाजार में सीधे खड़े होकर सामान खरीदता और बुजुर्गों को नमस्कार करता था। कुछ महीने बाद गांव में एक अमीर व्यापारी का घर रात को लूट लिया गया। सोने के गहने और नकदी सब चले गए। सबकी उंगली रमेश की तरफ उठी। पुलिस ने उसे बुलाया तो रमेश ने शांति से कहा, मैंने नहीं किया साहब। पुलिस वाले ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे आदमी की बात कौन सुनेगा। तभी प्रोफेसर वहां आ गए और बोले, यह मेरा सहायक है,
कल रात यह मेरे साथ था। हम एक प्रयोग कर रहे थे। पुलिस वाला झिझका। बाद में जांच में पता चला कि चोरी किसी बाहरी व्यक्ति ने की थी, लेकिन उस दिन गांव वालों ने देखा कि प्रोफेसर विक्रम ने रमेश के लिए आवाज उठाई। रमेश ने महसूस किया कि जब आप सच के रास्ते पर होते हो तो कोई न कोई आपके साथ खड़ा अवश्य होता है। उसी रात रमेश ने पूछा, प्रोफेसर साहब, आप अपनी मशीन से खुद कहाँ गए? प्रोफेसर हंसने लगे और बोले, कहीं नहीं। मैंने मशीन बनाई, लेकिन कभी उसमें खुद नहीं बैठा, क्योंकि मुझे पता था जो पहले हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, और उसे बदलना सही भी नहीं है, और जो आगे होगा उसे देखना और भी गलत है। तो फिर मशीन किस लिए? प्रोफेसर ने कहा, शायद इसलिए कि कोई रमेश आए, खो जाए और खुद को ढूंढ ले। समय एक नदी है, हम उसमें बहते हैं। समझदार लोग नदी को देखते हैं, मूर्ख लड़ते हैं और बहादुर धारा के साथ तैरते हैं। तुम पहले डूब रहे थे, अब तैर रहे हो। रमेश की आंखें नम थीं। प्रोफेसर ने उसे समझाया, पिछली गलतियों को याद रखना चाहिए ताकि दोबारा उन्हें न दोहराया जाए। रमेश ने आसमान की तरफ देखकर कहा, माँ, तेरा राकेश वापस आ गया। समय किसी के लिए नहीं रुकता, लेकिन जो समय से सीखता है वह समय का मालिक बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको टाइम मशीन मिले तो आप कहाँ जाना चाहेंगे? कमेंट डाउन करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में